विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूँ अपने आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो जो नई अपडेट्स आई हैं कनाडा की तरफ से, उन दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन उससे इम्पैक्टेड होगा और उसका आप किस तरह उस चीज़ से बच सकते हो, उसमें कौन कौन से लोग हैं जो बच जाएंगे, किनको फ़ायदा किनको नुकसान है। तो सबसे पहले सबको पता है कि अब कनाडा ने जो कैप लगा दिया, जैसे कनाडा ने काफ़ी सारे अपने इमिग्रेशन रूल हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो उसमें कनाडा ने क्या किया कि कनाडा ने कहा कि हम जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं या जो डिप्लोमा में आएंगे उनको हम पीआर नहीं देंगे, उनको वर्क परमिट नहीं देंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब कनाडा के जो स्कूल, जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज़, उनकी इकॉनमी हिलना शुरू हो गई है। जो ओंटारियो की यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने कह दिया कि हमें साल का $1 बिलियन का जो है वो लॉस होना होगा इस मतलब प्रोग्राम के बंद होने की वजह से। हम साल में $1 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, बी से $1 बिलियन का उनको नुकसान जो है वो होगा। दूसरा जो एक यहाँ पे कॉलेज है सैनिका कॉलेज, वो अपना एक टेक्निकल उनका एजुकेशन का कैंपस है मार्खम में, टोरंटो में पड़ता है ये, ओंटारियो में। वो उसको बंद कर रहे हैं, जिस वजह से उनको मतलब बाकी बच्चों को शिफ्ट करेंगे अपने और कैंपसेस में, और स्टाफ को शिफ्ट करेंगे, कुछ को निकाल देंगे। और जो तीसरा यहाँ पे एक मोहॉक कॉलेज है, वो भी अपने 89 को अपने कोर्सेज़ को जो है वो बंद कर रहा है, इसी रीज़न से कि अब उन कोर्सेज़ में बच्चों को जो है वो वर्क परमिट जो है वो नहीं मिलेगा, या उनको मीन्स कोई पीआर का कोई साधन जो उनको अब बचा नहीं है। तो उस वजह से अब नुकसान क्या किसको हो रहा है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब लोगों को पता चला कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ पे वैल्यू क्या है। मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं कि अपने बच्चे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के सिर पे ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनका खर्चा जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट बेयर करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट से 3 से 4 गुना जो है फ़ी वो पे करके यहाँ पे आते हैं, और वो इनसे कोई वो फैसिलिटीज़ भी नहीं लेते। जो यहाँ पे कॉलेज हैं उनको कहते हैं कि मतलब डिप्लोमा मिल्स, वो खाली मिलों की तरह है, वो कोई जो एजुकेशन मिलती है वो किसी काम की नहीं है। हाँ, जो बच्चा इंडिया से मास्टर्स या कहीं और से मास्टर्स या बैचलर करके आया, उसका तो फिर तुक्का लग जाता है कि वो अपनी स्किल में चल जाता है। पर जो +2 वाला वो बच्चा बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसको ना तो पॉइंट मिलते हैं, ना ही उसको काम मिलता है, और ना ही उसको अब जो मतलब जो एम्प्लॉयर है वो कॉलेज के बच्चों को काम दे रहे हैं। एक छोटी सी आपको मैं एक और देता हूँ इसमें, कि जो एम्प्लॉयर है जो वो भी अब बच्चे के एजुकेशन हिस्ट्री भी चेक करें कि बच्चा कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है। जो छोटे मोटे कॉलेज हैं उनको वो ना वो काम दे रहे हैं, अगर वो काम पे रखते भी हैं तो वो बच्चे मतलब पहले 6 महीने के अंदर छोड़ के भाग जाते हैं। उसी के उल्टे जो बच्चे मतलब रेपुटेड यूनिवर्सिटी से पढ़े यहाँ पे, वो उनको काम का भी 92% को काम मिल जाता है, और उसमें से भी जो 99% बच्चे हैं वो पहला 1 साल पूरा वहाँ पे करते हैं। मीन जो छोटे ऐसे फर्जी कॉलेजों के बच्चे हैं वो वहाँ पे ना टिकते हैं, ना वो वहाँ पे टिक पाने के काबिल होते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही उस लेवल की नहीं होती। तो ये तो था कि यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो रूल चेंजेस हुए हैं यहाँ के कॉलेजेस के ऊपर। 3 कॉलेज आपको मैंने बता दिए कि जिनका तो बैठना काम शुरू हो गया। हालांकि सैनिका और मोहॉक दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, दे आर नॉट प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज से पहले ही बंद होने के कार पे जो है वो आगे हुए हैं। और यूनिवर्सिटीज़ भी करिए हमें $1 बिलियन का नुकसान होगा, $1 बिलियन, नॉट मिलियंस भी। सो अब दूसरी खबर के ऊपर आते हैं कि सबको पता है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो कनाडा उनके पेरेंट्स को जो है मल्टीपल वीज़ा एंट्री देता है, जो विजिटर वीज़ा के ऊपर। अब कनाडा ने क्या किया कि उसको भी बंद कर दिया। उसने कहा कि हम आपको वीज़ा देंगे, पर जो वीज़ा ऑफिसर होगा ये उसके ऊपर है कि आपको कितनी बार का वीज़ा देता है। मीन्स 1 साल का, 1 बारी का, 2 बारी का, 3 बारी का, 10 बारी का, 50 बारी का, या 10 साल के लिए, व्हाट्सएवर। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके ऊपर वो वेरी करेगा। मतलब अब पहले वाला काम नहीं कि जो बच्चा आया है वो अपने पेरेंट्स को बुला लेता था, वो 10-10 साल के लिए वीज़ा लेकर आता था, वो उन्होंने वो काम बंद कर दिया। अब सिर्फ जो वीज़ा ऑफिसर है वो उसके ऊपर डिपेंड करके वो आपको कौन सा वीज़ा देना चाहता है, या वो आपको कौन सा वीज़ा दे रहा है। अगर उसने आपको 1 बारी का वीज़ा दिया तो फिर आपको 1 ही बारी आना है, फिर आप उसके बाद नहीं आ सकते। अब इसका नुकसान बच्चों को ही होगा जिनके पेरेंट्स को मल्टीपल वीज़ा मिलता है, उनको बार बार वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, या कुछ और जो प्रोसीजर बाद में सरकार निकालेगी वो। बट इसमें सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं, कि जैसे जो लोग मतलब कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों के डिपेंडेंट्स को ही मिलेगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर वो कनाडा में मतलब किसी स्टडी पर्पज से आ रहा है, सपोज कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहा है, या किसी का केयर गिवर बन के आ रहा है, उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी है उसके लिए आ रहा है, उसको एग्जम्पशन है। मतलब वो कोई इलाज कराने के लिए आ रहा है, कोई मतलब कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आ रहा है, किसी की फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे पहले ऑलरेडी रहते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए आ रहा है, तो उनको वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो आ सकते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी देखेंगे कि जो बंदा आ रहा है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कनाडा में रहने का खर्चा उठा सकता है नहीं उठा सकता, उसकी जॉब क्या है, उसकी सैलरी क्या है, व्हाट्स वो जो बैकग्राउंड चेक्स होते हैं उन चीज़ों को भी कनाडा जो है वो चेक करेगा विजिटर वीज़ा देने से पहले। और जो विजिटर वीज़ा पे आएंगे उनको खाली 1 बार का ही वीज़ा मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आपके वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। पहली बार की तरह नहीं है कि सबको सारे ही वीज़ा जो है वो मिल जाएंगे।
तो एक ये अपडेट हुई है। और एक जो सबको पता है कि जो 1 नवंबर के बाद जो भी वर्क परमिट अप्लाई करेगा उसको अपना आइलेट्स को प्रोफिशिएंसी को जो प्रूव करना पड़ेगा, उसको अपने आइलेट्स जर्नल जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। कॉलेज वालों के लिए CLP 5 और जो दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए CLP 7 उन्होंने जो है वो रखा है। तो आप उसमें उस चीज़ को देख सकते हो कितने बैंड। CLP 5 तो नॉर्मली 5.5 बैंड सारे चाहिए, उसके लिए हर एक में 5 बैंड चाहिए, तो उसका काम हो जाता है। तो सेम दैट गोस विद CLP 7। बट हाँ, अगर आपको कोशिश करोगे आप CLP 7 है उससे ऊपर वाले में आओ, उससे होगा कि जब आप कल को अपनी PR की फाइल लगाओगे तो आपको उसके पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपके 777 बैंड आइलेट्स में हैं तो देन आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपको इमिग्रेशन लेने में यहाँ पे इजी हो जाता है। तो अगर आपके पास अगर आपको इंग्लिश नहीं, तो अगर आपको उसमें और थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो फिर मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप फ्रेंच सीख के आओ। फ्रेंच वालों को अगर आपके पास CLP 7 या CLP 8 या CLP 9 जो फ्रेंच 7 से ऊपर भी है तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर आप जो है जनरल कैटेगरी में नहीं आओगे, फिर आप फ्रेंच वाले कोटे में PR हो जाओगे। क्योंकि कनाडा में फ्रेंच स्पीकिंग वालों को फ्रेंच स्पीकिंग लैंग्वेज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अगले 3 साल तक ऑलमोस्ट 30,000 जो PR सिर्फ आउटसाइड ऑफ द क्यूबिक देगी जो लोग फ्रेंच बोलते होंगे। तो उसके लिए आपको फ्रेंच अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप जब आइलेट्स सीखते हो तो साथ साथ आप फ्रेंच सीखना शुरू कर दो, या आइलेट्स के अगर आप आइलेट्स नहीं भी करनी, आप डायरेक्ट फ्रेंच सीखो, फ्रेंच ही करके आओ। सेल्फ जो उसका टेस्ट होता है सीधा वहाँ से आप कनाडा में आओ, कनाडा में आके जॉब करो, आपको डुओलिंगो जॉब मिल जाएगी। इजीली फ्रेंच आती है, आपको कोई भी रिसेप्शन पे कहीं पे जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप सीधी अपनी PR ले सकते हो। क्योंकि कनाडा ने सीधा कहा कि हम तीन फील्ड में ही जो है वो PR करेंगे आने वाले टाइम में। वन इज योर हेल्थ केयर प्रोफेशन, अदर इज योर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन, और जो तीसरा प्रोफेशन है आपका वो फ्रेंच स्पीकिंग वालों को ही PR कनाडा में मिलेगी। तो अगर आपके पास अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हो, कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आता, तो फिर आपके लिए बेस्ट यही है कि आप फ्रेंच सीख के आओ। या तो अगर आप हेल्थ में हो या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी काम आता है, प्लम्बिंग श्लम्बिंग टाइलिंग लगानी लूनी ये वो, तो वो तो ठीक है। बट अगर दोनों जो क्वेश्चन नहीं होता तो चुप करके फ्रेंच सीख के आओ। तो फ्रेंच सीखना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाओ पैसे देके फ्रेंच सीखो। आप पहले ऑनलाइन एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पे देखो, थोड़ा उसका बेस बनाओ, अपनी थोड़ी सी नॉलेज रख के 1 घंटा 2 घंटे रोज करके उसके बाद फिर आप अपनी प्रोफेशनल कोचिंग लो फ्रेंच की। उसके बाद आप फ्रेंच का टेस्ट क्लियर करो, देन योर लाइफ विल बी गुड। आपको कनाडा में इजीली PR मिल जाएगी। क्यूबिक मिली तो भी मिल जाएगी, क्यूबिक के 12 तो भी मिल जाएगी, क्योंकि 30,000 बच्चे कनाडा में, मुझे नहीं लगता कि 30,000 बंदों को कनाडा में फ्रेंच आती होगी। हाँ, जो बच्चा कनाडा आके फ्रेंच सीखेगा उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि 2 साल में कोई भी लैंग्वेज आप CLP 7 तो नहीं ले सकते, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अनलेस अनटिल के बच्चा बड़ा ब्रिलियंट हो। तो अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपको लगता है फ्रेंच सीखने में टाइम लगेगा, तो आप इंडिया से ही फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। जब आप अपने डिग्री या स्कूल जा रहे हो तब आप फ्रेंच की क्लासेस लेना शुरू कर दो, फ्रेंच पे फोकस करो, फ्रेंच सीख के आओ, जिससे आपको PR में ईजी हो जाएगी। तो ये थे मेन। बट हाँ, इसमें थोड़े से क्या चीज़ और हैं कि अब जैसे कनाडा ने और सख्ती कर दी है, CBSE रेड कर रही है, या मतलब कैश पे काम मत करो, जो यहाँ पे हैं वो खाली सिम पे काम करें, वो बाकी अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपना टाइम अपना पैसा अपने आप पे इन्वेस्ट करो। जो कनाडा में है वो अपना पैसा खाली अपने आप पे इन्वेस्ट करें। अगर वो अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे उसको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इन द फ्यूचर। अगर वो शॉर्ट टर्म गोल्स देखेंगे तो देन दे विल बी इन द लूजिंग साइड इन द फ्यूचर। तो अगर वो चाहते हैं कि लंबी रेस दौड़नी है, अपने पे इन्वेस्ट करो, फ्रेंच सीखो या कोई स्किल लो, कंस्ट्रक्शन की स्किल लो या हेल्थ केयर की स्किल ले लो, तो आपको बेनिफिट होगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।